हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, आईटीआई वाले जितने भी लोग हैं ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो नंबर 5 है, ठीक है। 4 वीडियो मैंने बना दी है, ये वीडियो नंबर 5 है। 4 वीडियो की जो लिस्ट है वो प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है अलग से, ठीक है। या फिर आप सर्च कर सकते हैं IOCL बाई एमआरके स्टडी, तो आपको मिल जाएगा। देखो, ये जो वीडियो रहेगा वो फिटर के लिए, ड्राफ्टमैन, मशीनिस्ट एंड मैकेनिक डीजल एंड RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। देखो, सारे क्वेश्चन होंगे वो मिक्स पेपर आएगा आपका। मतलब जैसे मान लो कि फिटर के क्वेश्चन है तो फिटर के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, बस बाकी ये सब मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैकेनिक डीजल के भी क्वेश्चन आएंगे आपके, मैकेनिक्स भी, ठीक है। और साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 75 रहेगा क्या, टेक क्वेश्चन रहेगा आपका टेक्निकल, और 25 क्वेश्चन रहेगा वो नॉन टेक रहेंगे। तो नॉन टेक आप देख सकते हो अप्रेंटिसशिप वाले नॉन टेक कैसे आते हैं, ठीक है। देखो सारे वीडियो देखो IOCL के, आपको नॉन टेक देखो, नॉन टेक बाई IOCL एमआरके स्टडी ऐसे डालोगे तो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले भाई देखो, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको सभी लोगों को, ITI वाले जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, आपको PDF में प्रोवाइड करूँगा, अब थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। PDF भी दे दूँगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये एक तरीके का आपका टेस्ट करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। आप एक बार पैटर्न देख लेना, क्योंकि वो IOCL से पेपर कभी आउट नहीं होता है, ठीक है। तो जो लोग, जिनको एक्सपीरियंस होता है उनको पता होता है कि कैसा पेपर आता है। तो देखो, पेपर जिस तरीके का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसी तरीके के क्वेश्चन, मतलब सेम टू सेम उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारी वजनों के लिए जिन बेयरिंग का उपयोग किया जाता है वे सामर्थ्य होते हैं। मतलब जो लोडेड जो होते हैं, देखो लोडेड जो वेट होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोडेड वेट होता है, उनके लिए जो बियरिंग यूज होते हैं वो कौन से बियरिंग होते हैं, घर्षण बियरिंग होते हैं, या फिर रोलर बियरिंग होते हैं, या फिर बॉल बियरिंग होते हैं, या फिर घर्षण रोधी बियरिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं भाई, सबसे पहले क्या देखेंगे, रोलर बियरिंग, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर रोलर बियरिंग, बी आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए, भारी वजन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे रोलर बियरिंग यूज़ करे जाते हैं। रोलर बियरिंग कौन से होते हैं, देखो ये आपके सामने है रोलर बियरिंग, ठीक है। ये आपके सामने है रोलर बियरिंग। अब देखो इसमें पार्ट्स देखिए, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। आउटर रेस होता है, ये वाला जो है ना वो आउटर रेस होता है, ये इनर रेस होता है, ठीक है। ये बियरिंग केज है अंदर वाला, और ये बॉल्स है, ये आपको दिख रही हैं, ये बॉल्स है, ठीक है। तो जो शाफ्ट के साथ, अब देखो इसके अंदर ये है ना, ये इसके अंदर शाफ्ट लगाई जाएगी, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, इसके अंदर शाफ्ट लगाई जाएगी। तो शाफ्ट कहाँ लगाई जाती है, इनर रेस पे, इनर रेस, ठीक है। इनर रेस बोलते हैं, ध्यान रखना, इनर रेस बोलेंगे, बाहर वाली आउटर रेस। तो शाफ्ट के साथ कौन सी रेस घूमती है, इनर रेस घूमती है। ये वाली तो घूमेगी इसके साथ, ये वाली फिक्स रहती है, ठीक है, ये फिक्स रहती है, तो ये वाली घूमती है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है टू बियर द एक्सियल लोड। तो ये जो रोलर बियरिंग होती है, रोलर बियरिंग, वो एक्सियल लोड के लिए होता है। एक्सियल लोड का मतलब होगा, जैसे मान लो कि शाफ्ट आपकी इस तरीके से है, तो आपकी ये बियरिंग इस तरीके से लगा दी जाएगी, ठीक है, एक्सियल लोड के लिए। तो एक्सियल लोड मतलब ये इस डायरेक्शन में हो गया लोड, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो गया। एक दूसरा और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक जनरल बियरिंग होती है, इसका नाम है जनरल बियरिंग, ठीक है। ये रेडियल लोड के लिए यूज़ करी जाती है, टू बियर द रेडियल लोड। रेडियल लोड का मतलब हो गया आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब लंबवत, ठीक है। जैसे शाफ्ट है आपकी, शाफ्ट में भी बियरिंग लगाई जाती है हमेशा, तो ये अगर इस तरीके से लगा दी जाएगी, मान लो ये इस तरीके से लगा दी, ठीक है, तो लोड जो पड़ेगा वो इस डायरेक्शन में पड़ेगा, इस तरीके से। समझ में आ गया। और वो वाली जो बियरिंग था, वो वाली बियरिंग थी जो मैंने अभी बताई थी, उसमें जो, जैसे मान लो ये बियरिंग है, ठीक है, तो उसमें जो लोड पड़ेगा वो इस डायरेक्शन में पड़ेगा, इस तरीके से, एक्सियल लोड, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये जनरल बियरिंग, ये रोलर बियरिंग। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन देखो, मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आता हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी हैं, जिससे आपका एग्जामिनेशन निकल जाए। देखिए, निम्न में से बॉल बेयरिंग का कौन सा भाग स्थिर रहता है, मैंने अभी जस्ट बताया था कौन सा भाग रहता है। देखो, ये वाला आउटर रेस हो गया, ये इनर रेस हो गया, और अंदर ये बॉल्स लगी होती हैं, ठीक है। अब पाइपलाइन डिवीजन में जा रहे हो, वहाँ पे बियरिंग का बहुत ज़्यादा काम होगा, अब देखना, ठीक है। बियरिंग बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं, पंप होंगे, पंप मिलेंगे आपको। यहाँ पे ये केज हो गया, ये बियरिंग केज हो गया। तो कौन सा भाग घूमता है, कौन सा भाग स्थिर रहता है, स्थिर,
तो स्थिर रहता है आउटर रेस, ठीक है, आउटर रेस रहता है, ये आउटर रेस है, ये अंदर वाला इनर रेस है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है, मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन कौन सा होता है। तो मोटर गाड़ियों में कौन सा होता है भाई, कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर दो, ठीक है, सभी लोग आंसर दो, जो भी गलत दे रहे हैं सही दे रहे हैं जो भी है, आपको 8 बजे ये वीडियो मिलेगा, ठीक है, 8 बजे सुबह वीडियो मिलेगा, और हम डिप्लोमा वालों के लिए 7 बजे वीडियो शाम को देंगे, जो भी डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा दोनों देख सकते हैं, डिप्लोमा वाले ITI वाले ये वीडियो को देख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन कहलाता है, तो मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन कौन सा कहलाता है, अंतर्दहन दहन इंजन कहलाता है, मतलब इसको बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है, तो समझ में आ गया। अब जहाँ यहाँ पे देखते हैं, जैसे भारी वाहन होते हैं वहाँ पे डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन, ठीक है, भारी वाहन होते हैं, जैसे जैसे 4 पहिए वाहन होते हैं वहाँ डीजल इंजन यूज़ होते हैं, और छोटे छोटे वाहन होते हैं वहाँ पे पेट्रोल इंजन होते हैं, ठीक है, पेट्रोल इंजन होते हैं वो ऑटो साइकिल पर वर्क करते हैं, डीजल इंजन होते हैं वो डीजल साइकिल पर वर्क करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो इंटरनल कंबशन इंजन देखो दिखाया गया है, इंटरनल कंबशन इंजन अंतर्दहन इंजन, वो देखो पेट्रोल इंजन होते हैं, दूसरे डीजल इंजन होते हैं, ठीक है, पेट्रोल इंजन में देखो 2 स्ट्रोक होते हैं और 4 स्ट्रोक भी होते हैं, और डीजल इंजन में 2 स्ट्रोक होते हैं और 4 स्ट्रोक, दोनों में भी होते हैं 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, ठीक है। अब 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक क्या होता है आपको अगर समझना है, तो मैंने देखो IC इंजन की, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन की वीडियो पूरी बना रखी है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, तो IC इंजन बाई MR स्टडी, मतलब जो भी वीडियो ढूंढना है आप बाई MR स्टडी डालना, वो मिल जाएगा तुमको, ठीक है, कोशिश तो यहीं तक रहेगी कि आप मिल जाए। और आगे देखिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है किसी भी पॉइंट में, या फिर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, तो उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। यदि एक डीजल इंजन पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है, तो जैसे मान लो, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कोई डीजल इंजन है, जैसे मान लो ये जो इंजन है ये डीजल इंजन है, ठीक है, डीजल इंजन, और मैं क्या कर रहा हूँ इसमें पेट्रोल डाल रहा हूँ, क्या है, पेट्रोल, तो क्या होगा बताइए, अगर मेरा डीजल इंजन है, जैसे मैं 4 पहियों की गाड़ी है मेरी, बहुत बड़ी DCM है या फिर कोई भी ट्रक है, उसमें अगर मैं पेट्रोल डालूंगा तो चलेगा नहीं, ठीक है, चलेगा नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि दोनों के जो कंप्रेशन रेशियो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 15 से 25 होता है, ठीक है, ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन आते हैं सीधे कि कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन, तो 15 से 25, पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है वो 6 to 10 होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी डीपली बात हो जाती है, कंप्रेशन रेशियो होता क्या है इसको डिटेल में मैंने बता दिया है। अब IC इंजन का देखो, जो लोग मैकेनिक डीजल वाले हैं वो IC इंजन का जरूर देख लेना, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, तभी मैं मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ जब आपको क्लियर होते जाए, ठीक है। तो डीजल इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो होता है, जो पॉइंट लिख लो कॉपी में, एक रफ कॉपी बना लो छोटी सी, उसमें लिखते चले जाओ कि पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है वो 6 to 10 होता है, डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है 15 से 25 होता है, और डीजल इंजन जो वर्क करते हैं वो डीजल साइकिल पर करते हैं, और पेट्रोल इंजन करते हैं वो उस पर ऑटो साइकिल पर वर्क करते हैं, पेट्रोल इंजन होते हैं, ठीक है। और पेट्रोल इंजन वाली जो गाड़ी होती हैं वो छोटी छोटी गाड़ी होती हैं, 2 पहिए गाड़ी होती हैं, ठीक है, और जो बड़ी बड़ी गाड़ी होती है उसमें डीजल डलता है, और जिसमें अगर हम पेट्रोल डीजल इंजन में अगर हम पेट्रोल डालेंगे तो चलेगा नहीं, ठीक है। और अगर उल्टा कर दिया जाए, जैसे मान लो कि पेट्रोल इंजन में डीजल डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पेट्रोल इंजन में अगर डीजल डाल दिया जाए तो क्या होगा पता है, चलो बताना है इसको, ठीक है। और अगर इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो आप क्या करना, आप IC इंजन वाला वीडियो देखना, आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है, उसमें फिगर विद समझाया है मैंने, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे देखिए क्या रहा है, ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं, ऑटोमोबाइल जो गियर होते हैं, गियर देखो क्या होते हैं, दांते होते हैं गियर, आपने देखा होगा इस तरीके से, जैसे आपने साइकिल देखी है, साइकिल की चेन चढ़ती है, ठीक है, फिगर है थोड़ा सा उल्टा सीधा बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये इस तरीके का गियर होता है, ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से साइकिल का गियर होता है ना, चेन चढ़ती है उस पर, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे इस तरीके से लगा होता है, तो वही कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, कास्ट आयरन का भी बना होता है। तो यहाँ पे हम देखो ये क्वेश्चन देखो, जैसे माइल्ड स्टील का भी बना होता है, लेकिन इसमें आंसर जो दिया रखा है वो कास्ट आयरन है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए स्नेहक का जमाव बिंदु, अब स्नेहक क्या होता है, ठीक है, किसी को पता नहीं होगा, इसको लुब्रिकेंट भी बोलते हैं, LUBRICANT, ठीक है, लुब्रिकेंट भी बोलते हैं। लुब्रिकेंट मतलब
ये क्या करते हैं, ये लिक्विड पदार्थ होते हैं। जैसे मान लो ग्रीस हो गया आपका, कोई ऑयल हो गया, जो क्या करेंगे, जहाँ पे घर्षण होता है, जहाँ पे आवाज़ होती हैं, ठीक है, या फिर घर्षण होता है, तो वहाँ पे ये स्नेह का डाल दिया जाता है। स्नेह का मतलब लुब्रिकेंट डाल दिया जाए। जिससे क्या होता है कि गियर जो होते हैं, मशीनें चलती हैं, वहाँ पे खड़र खड़र की आवाज़ होती है या फिर कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। ठीक है, तो ये स्नेह का हो गया। और स्नेक के टाइप भी पढ़ लेना आप निकाल के, क्योंकि ज़रूरी है। सॉलिड स्नेक हो गया या ठीक है लिक्विड स्नेक हो गया, इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है, इसमें क्वेश्चन कुछ अलग है। स्नेक का जमाव बिंदु रूप घटाने के लिए, जैसे मान लो कि स्नेक होते हैं, अब ये जमे ना। जैसे मान लो कि कहीं भी कश्मीर में कोई गाड़ी चल रही है, कुछ भी है, तो वहाँ पे अगर मैंने लुब्रिकेंट डाल दिया तो वहाँ पे तो जम जाएगा। ठीक है, तो उसको जमने से रोकने के लिए इसमें कह रहा है कि जमाव को बिंदु घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पैराफ्लो करके दे रहा है आंसर। ठीक है, इसका सी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखिए लुब्रिकेंट का, देखिए लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी द्वारा नापी जाती है। अब लुब्रिकेंट जो होता है उसकी विस्कोसिटी किससे नापी जाएगी, विस्कोमीटर से। ठीक है, विस्कोमीटर मतलब विस्कोसिटी क्या होती है, द्रव का गाढ़ापन। ठीक है, द्रव का गाढ़ापन। जैसे मान लो मैं यहाँ पे शहद लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे शहद है, हनी है, और यहाँ पे वाटर है, या फिर हम पानी पानी नहीं लिखना है, जल लिखना। ठीक है, जल, मान लो जल लिख दिया। ठीक है, ये तो इसकी विस्कोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, शहद की विस्कोसिटी, शहद गाढ़ा है तो इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। ठीक है, इसकी कम होगी जल की। तो जैसे जो ज़्यादा गाढ़े होते हैं उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो विस्कोसिटी जो मापते हैं तो विस्कोमीटर से नापते हैं, विस्कोसिटी मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है कि लुब्रिकेंट का यह तापमान फ्लैश पॉइंट से 1500 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस से 20 फ़ारेनहाइट अधिक होता है, इसे कहते हैं क्या भी। लुब्रिकेंट का तापमान, कोई भी लुब्रिकेशन है, ठीक है, अब देखो कोई भी मशीन है, अब उसमें हीट जनरेशन हो रहा है। मान लो कि कोई मशीन चल रही है, उसमें हीट जनरेशन का मतलब उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है मशीन। ठीक है, और हीट प्रोड्यूस, तो हम क्या करेंगे, उसमें लुब्रिकेंट डालेंगे जिससे क्या होगी, हीट कम हो जाएगी, और क्या कहते हैं उसमें आवाज़ है वो भी कम हो जाएगी। तो उसमें फ्लैश पॉइंट होता है, तो फ्लैश पॉइंट से 15 डिग्री सेल्सियस से 20 फ़ारेनहाइट तक अधिक होता है, इसे कहते हैं, क्या कहेंगे, इसको फायर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, फायर पॉइंट क्या है मतलब, जैसे कोई भी फायर पॉइंट का मतलब, जैसे आप समझ लो कि अगर हम देखो, देखिए यहाँ पे मैं आपको फायर पॉइंट बताऊँ। फायर पॉइंट मतलब वह मिनिमम से मिनिमम पॉइंट, ऐसा पॉइंट होता है, टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी फायर जलती रहे लगातार, मतलब आग है वो जलती रहे। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर जिस पे लगातार आग जलती रहे, उसको फायर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। जब तेल हवा के संपर्क में आने पर उड़ना शुरू हो जाता है तो उसे कहते हैं, जब तेल है, कोई भी तेल, जैसे पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल को अगर खुला छोड़ दोगे तो वो हवा में फ्लो करेगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, बताइए क्या बोलेंगे, वाष्पशीलता बोलेंगे। ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा, वाष्पशीलता बोलेंगे। ठीक है, वेपोराइजन हो जाएगा, वेपोराइजन बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। PPES का मतलब क्या होता है, या PPEs कहेंगे, जो PPE है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्शन। देखिए भाई यहाँ पे क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और ये क्या लिखा है, प्रोटेक्शन इंटेटिविटी। ठीक है, इंटेटिविटी लिखा हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, PPE का मतलब हो गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, अब इसका मतलब मैं आपको बता दूं, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि PPE क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं। अब देखिए जो आपके सामने फिगर में आपको दे रखा है, ठीक है, फिगर साफ नहीं होगा, ये हेलमेट है। जैसे आप इंडस्ट्रियल में जाएंगे तो आपको हेलमेट मिलेगा, हेलमेट पहनोगे आप। ठीक है, ये आपका ईयर प्लग है। ठीक है, ईयर प्लग होता है, ईयर मफ होते हैं, ये गूगल से चश्मा बोलते हैं इसको, जैसे मान लो। ठीक है, और ये सेफ्टी शूज़ हैं ये। ठीक है, ये सेफ्टी ग्लोव हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये भी सेफ्टी शूज़ है, आपने देखे होंगे।
तो ये सारी जो मिलके जो होती हैं ये पीपीई होती हैं, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं जो हमारी एक्सीडेंट से सुरक्षा कर सकती हैं, ठीक है, कुल मिलाकर सुरक्षा करती हैं। जैसे मान लो आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो उस जगह पे ये पहने जाते हैं, इससे क्या होता है कि ये हमारा कोई भी एक्सीडेंट होने से बचाती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, मशीन के स्टैटिक टेस्ट में मतलब क्या होता है, मशीन को चलाकर देखा जाता है, मशीन को चलाया नहीं जाता, मशीन को बिना चलाए उसकी फ्लैटनेस, अलाइनमेंट और समांतरता चेक करी जाती है, उपरोक्त में कोई नहीं। देखिए स्टैटिक का मतलब हो गया जैसे कोई भी शाफ्ट है, ठीक है, ये कोई शाफ्ट है, ये रनिंग कर रही है तो इसको रनिंग में बोलेंगे, ठीक है, डायनामिक बोलेंगे इसको। स्टैटिक का मतलब हो गया ये शाफ्ट है चल नहीं रही है, बिल्कुल रोक दी है इसको, ठीक है, जब रोक दी है तब रोकने पर हम क्या चेक करेंगे, मशीन को बिना चलाए फ्लैटनेस चेक करेंगे, मतलब उसकी जो एकांतरता है एकदम सीधे है कि नहीं वो, ठीक है, फ्लैटनेस चेक करेंगे। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि एक ही एक्सिस पे होना चाहिए, ये एक ही एक्सिस पे होना चाहिए, ठीक है, एक ही एक्सिस पे होना चाहिए एकदम सीधी, अलाइनमेंट चेक करते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट मीटर होता है और समांतरता चेक करी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप सीखने को मिलेगा आपको पूरी तरीके से जब इंडस्ट्री में आप चले जाओगे तब, ठीक है, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आगे देखिए, यहाँ देखिए मशीन में अचानक आई खराबी को दूर करने को कहते हैं। अचानक अगर देखो बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मशीन में अगर अचानक खराबी आ जाती है, ठीक है, कोई मशीन चल रही है लगातार, ठीक है, जैसे पंप चल रहा है और कोई भी मशीन चल रही है, तो उसमें अचानक से अगर खराबी आ जाती है तो क्या कहते हैं उसको, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे भाई, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। याद रखना इसको आप बता सकते हो कि सडन अगर आपकी मशीन एकदम सडनली और डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है मशीन चलते हुए, तो उसको ब्रेक डाउन मेंटेनेंस बोलेंगे, ठीक है। याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको सब चीज़ बता दे रहा हूँ। देखो रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आप किसी भी मशीन को अब जैसे ख़राब हो रही है तो उसको रिपेयर करना है, ठीक है, या सुचारू रूप से चलाना है, जैसे मैं हिंदी में आपको बताना चाहूँ, ठीक है, कंटिन्यूस को चलाते रहना है, ठीक है, ख़राब ना हो वो, तो उसको हम मेंटेनेंस बोलेंगे। तो रूटीन मेंटेनेंस का मतलब हो गया आप डेली टू डेली रूटीन मेंटेनेंस करते रहो, उसकी मशीन की देखभाल करते रहो, जैसे उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, वाइब्रेशन मेजरमेंट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है उसमें, इस चीज़ों को चेक करके आप रूटीन मेंटेनेंस कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या मतलब होता है इसका, पहले से जो कोई मशीन है, ठीक है, तो जैसे आप वो कोई भी शाफ्ट है अगर वो घूम गई है, ठीक है, मान लो 25,000 RPM घूम गई वो, RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है RPM का मतलब, तो 25,000 रिवॉल्यूशन घूम गई, चक्कर घूम गई वो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका 25,000 के बाद फिर उसके बाद ये हम इसके जो शाफ्ट है उसकी अलाइनमेंट चेक करेंगे, ठीक है, कि ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, या फिर हम कपलिंग चेक करेंगे। तो इन चीज़ों को चेक करेंगे तो इसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहेंगे, जो मतलब पहले से ही प्रिवेंट कर रखा है, ठीक है, प्रिवेंट का मतलब ही होगा पहले से ही, तो पहले से ही हम इसको देख के चलते हैं तो इसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलेंगे, ठीक है। तीनों चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे और बहुत ज़रूरी है, कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो देखो ये कह रहा है कि पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम के अनुसार की जाने वाली मेंटेनेंस को कहते हैं। तो पहले से ही निर्धारित की जाने वाली जो मेंटेनेंस उसका क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं, ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभी आगे देखिए ये आपके कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं, ठीक है, देखो ड्राइंग के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, बिल्कुल। तो व्हाट डज, ये आपको सिंबल है इस तरीके का, ये सिंबल है इस तरीके का, ठीक है, इम्प्लाई इन वर्क स्टडी, कार्य दिन में ये जो सिंबल है वो क्या प्रतीत करता है, मतलब ऑपरेशन करता है या फिर इंस्पेक्शन करता है, डिले करता है या परमानेंट स्टोरेज करता है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमानेंट स्टोरेज। मतलब स्टोरेज अगर आप कर रहे हो कोई भी प्रोडक्शन बन रहा है उसका स्टोरेज भी तो करना होता है, ठीक है। जैसे मान लो अब लॉकडाउन लग गया था एक बार, तो हमें चीज़ें चलानी भी तो हैं आगे, तो पहले से ही करीबन मान लो कि 6-6 महीने या फिर 6-6 महीने या 4-4 महीने का प्रोडक्शन होता है, वो पहले से ही बना के रख लिया जाता है। तो बना के रखना उसको स्टोरेज करना, वो इस तरीके से आपका वहाँ पे एक सिंबल होगा कि स्टोर हमने कर लिया है इस प्रोडक्ट को, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब ओ हो गया, ठीक है, इस तरीके का सिंबल बना हुआ ओ, तो ऑपरेशन हो रहा है। इंस्पेक्शन का इस तरीके से बना होता है, ठीक है, इंस्पेक्शन हो गया। डिले का मतलब होगा डी बना होगा इस तरीके से,
तो डिले का मतलब जैसे प्रोडक्शन करने में देरी हो रही है, जैसे प्रोडक्शन मान लो 1 घंटे में 80 प्रोडक्ट बनते हैं, 80 प्रोडक्शन आप बना रहे हो मतलब, लेकिन वो वहाँ पे हम 50 ही निकाल पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डिले हो रहा है, देरी हो रही है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो ऐसे ऐसे सिंबल आते हैं, डी फॉर डिले हो गया, ओ फॉर ऑपरेशन हो गया, ये स्टोरेज का है, कोई माल को हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ होगी। आगे देखते हैं, चलो आगे देखिए भाई, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पेलर इज। देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है ना, अब मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे बनाऊँ, चलो बनाने की कोशिश करता हूँ ऐसे ही जैसे समझ में आ जाए। और केसिंग यहाँ, चलो ये इस तरीके से बना लेना, ठीक है। यहाँ से क्या है, वाटर सक्शन करेगा, ठीक है, सक्शन है वो हो गया, ये यहाँ से निकलेगा डिलीवरी। ये पंप होता है, जैसे अब घर में भी पंप लगे होते हैं, वो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होते हैं, ठीक है। मोटर हम चलाते हैं ना, घर में पानी भरते हैं, तो उसमें छोटा सा एक आगे को पंप लगा होता है, छोटा सा लगा होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं। वैसे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप कंपनी में जैसे आप प्लांट में जाओगे, रिफाइनरी में, तो बहुत बड़े बड़े पंप आपको देखने को मिलेंगे उस जगह पे, ठीक है। उसमें बहुत सारे इम्पेलर लगे होंगे, जो अंदर वाला जो होता है ना, उसको इम्पेलर बोलते हैं, ठीक है। इम्पेलर होता है, इम्पेलर का मतलब हो गया, यहाँ पे एक थोड़ा व्हील होता है, व्हील पे क्या होते हैं, ये ब्लेड लगे होते हैं, जो ब्लेड होते हैं वो बेंट बैकवर्ड होते हैं, ठीक है। बेंट बैकवर्ड का मतलब जो ब्लेड अगर इस तरीके से है, इस तरीके से, तो पीछे को पानी जाएगा इसमें, ठीक है, पीछे की साइड में होगा। तो इसको डिटेल में समझने के लिए आपको पंप वाला वीडियो एक बार देख लेना है सभी लोगों को। तो पंप बाई MR स्टडी डालोगे तो भी निकल आएगा, ठीक है, या IOCL पंप बाई MR स्टडी इस तरीके डालो तो भी निकल आएगा वीडियो, तो वहाँ से देख सकते हो, समझ लो। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पेलर। तो यहाँ से जो वाटर जो निकलेगा वो फ्री वर्टेक्स निकलेगा, मतलब कोई भी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, तो फ्री वर्टेक्स इंपॉर्टेंट याद है, इसको याद कर लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आई थिंक समझ में नहीं आया होगा तो लेकिन तुम आप एक बार काम करना कि पंप वाला वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। फ्री वर्टेक्स का मतलब कोई भी आपका, जैसे मान लो फ्री वर्टेक्स का मैं मतलब बताऊँ, यहाँ पे देखो घरों में आपने देखा होगा, जब वॉश बेसिन देखा है आपने, वॉश बेसिन यहाँ पे इस तरीके से लगा होता है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से पाइप लगा होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लो ये टोंटी है, ठीक है, इसमें ये इस तरीके से टोंटी है, पानी गिर रहा है नीचे, ठीक है, इस तरीके से पानी गिर रहा है। तो ये जो पानी अपने आप जाता है ना गोल गोल घूम के इस तरीके से, तो फ्री वर्टेक्स वाटर होता है। फ्री वर्टेक्स मतलब कोई भी लोड नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा है इस पर, कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है। वो एक फोर्स वर्टेक्स होता है जिसमें फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप ही पानी मतलब इस तरीके से जा रहा है अंदर पानी, ठीक है, तो उसको फ्री वर्टेक्स बोलेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए, इन ए पाइप फ्लो फ्लूड टेक प्लेस फ्रॉम, मतलब कोई भी पाइप है और फ्लो जो फ्लूड हो रहा है, मतलब जैसे आप पाइप में पानी कहीं भी, जैसे खेत में पानी लगा रहे हो, कहीं भी पानी लगा रहे हो, ठीक है, तो पाइप में द्रव का जो प्रवाह होगा, ठीक है, प्रवाह होगा, फ्लूड का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, हाई लेवल टू लो लेवल, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, लो लेवल टू हाई लेवल। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एनर्जी की बात करी है। ये वैसे मान लो कि जैसे मान लो कि हाई लेवल से लो लेवल, जैसे मान लो कि अगर मैंने ये लेवल बना दिया, ठीक है, ये तालाब बना दिया मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे कोई खेत है, ठीक है, यहाँ पे कोई खेत है, तो मैं पानी का ऐसे पाइप लगाऊंगा इस तरीके से, ठीक है, पाइप लगाऊंगा, पानी लगाऊंगा इस तरीके से, ठीक है, पानी लगाऊंगा, तो हाई लेवल हो गया, ये ऊपर जो लेवल हो गया, इससे इसके कंपेयरिंग में देखो हाई हो गया कि नहीं, ये नीचे है, ये हाई लेवल है। तो लेवल की अगर यहाँ पे एनर्जी अगर नहीं देता तो आप लेवल लगाते, ये आंसर हो जाता, मतलब लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी लगाएंगे, ठीक है, लो एनर्जी लगाएंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़रूरी है, एनर्जी होता है उसमें, ठीक है, एनर्जी होती है, तो सी आंसर इसका हो गया। चलो काइनेटिक एनर्जी होती है। आगे देखते हैं, और देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेशर एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग। देखो अगर आपको ये टैंक है, ठीक है, ये टैंक है जो कि इसमें पेट्रोल डीजल सारा कुछ भरा हुआ है, ठीक है, और इस यहाँ पे मैं पाइप लगा दे रहा हूँ, ये पाइप लगा दे रहा है, यहाँ पे वॉल्व लगा दिया मैंने। वॉल्व का मतलब हो गया हम पाइप में फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, जो प्रवाह हो रहा है उसके अंदर, जैसे पेट्रोल डीजल भेज रहा है, ठीक है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ बंद कर सकते हैं पाइप को, ठीक है, ये इससे क्या कहते हैं,
ये वाल्व से। आगे लगा होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होता है, इससे क्या होता है कि हमें अगर मान लो कि हमारी रिफाइनरी है, मान लो कि दिल्ली में रिफाइनरी है, ठीक है, हमको आगरा अगर हमें कुछ चीज़ भेजनी है तो पाइपलाइन लगी होगी, बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइन लगी होती हैं, सारी जगह पे फैली होती हैं पाइपलाइन, ठीक है, आगरा तक फैली होगी। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है, ऐसे प्रेशराइज करके तो वो जो पेट्रोल डीजल है वो वहाँ तक दूसरी जगह तक भेजा जाता है, जो पेट्रोल पंप होते हैं या फिर जो स्टोरेज करा जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और जहाँ पे नहीं पहुँच पाता है वहाँ से आपने देखा होगा ट्रक में, टैंकर में भर भर के पेट्रोल डीजल जाती है, ठीक है, समझ में आ गया? आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो पंप होगा वो पंप काम करेगा, ठीक है। तरल ऊर्जा की जो पंप क्या करता है कि कोई भी फ्लूइड है उसकी एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करता है। जैसे मान लो ये यहाँ पे फ्लूइड हो रहा है और यहाँ पे मैंने पंप लगा दिया, तो ये जो ये क्या करेगा, प्रेशर एनर्जी में चेंज करेगा, प्रेशर एनर्जी में, ठीक है, दाब बढ़ा देगा उसका फ्लूइड का, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगर पंप लगा दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी समझ में तो आ रहा होगा ना आपके सभी के, नहीं आ रहा है तो भाई बता देना ज़रूर समझ में, कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है सर, बता ज़रूर देना एक बार। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन मेटेलिक गास्केट मटेरियल। देखो गास्केट से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गास्केट मतलब क्या होती है, दो फ्लैंजों के बीच उसको लीकेज को रोकने के लिए गास्केट लगाई जाती है, ठीक है, इस तरीके से होती है गास्केट, आपने देखी होंगी। वैसे बहुत बड़ी बड़ी गास्केट होती हैं, ठीक है, बहुत बड़ी डायमीटर की होती हैं। तो गास्केट क्या है कि दो फ्लैंज के बीच गास्केट लगाई जाती है लीकेज को रोकने के लिए, ठीक है, फ्लूइड का लीकेज होता है उसको रोकने के लिए गास्केट लगाई जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है विच आर द फॉलोइंग नॉन मेटेलिक, मतलब मेटल नहीं है उसमें, ठीक है, तो कौन सी होगी, वो एस्बेस्टस की होगी। याद रखना गास्केट का जो मटेरियल होता है वो एस्बेस्टस होता है। तो गास्केट के बारे में देख सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो डिटेल में। आगे देखते हैं। देखिए भाई, करंट वोल्टेज व रेजिस्टेंस को मापने के लिए प्रयोग में लाने वाला यंत्र कौन सा है। तो करंट भी माप रहा है, ठीक है, और वोल्ट रेजिस्टेंस भी माप रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये मल्टीमीटर होता है, ठीक है, मल्टीमीटर। अमीटर क्या करता है, धारा, धारा करंट मीटर को मापता है, लेकिन दोनों सभी को मापने वाला क्या होता है, मल्टीमीटर हो सकता है, ठीक है, मल्टीमीटर है। वोल्ट मीटर वेग को उसको मापता है, किसको मापता है भाई बताना ज़रूर, ठीक है। वोल्ट मीटर मैं भूल गया हूँ, थोड़ा याद नहीं आ रहा मुझे। वोल्ट मीटर क्या होता है, विभव को मापता है, किसको मापता है बताना ज़रूर, ठीक है। वोल्ट मीटर कमेंट बॉक्स में बताना है किसको मापता है, मैं थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा मुझको अभी। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, द बॉडी ऑफ एरोप्लेन इन मेड ऑफ एल्यूमिनियम बिकॉज टू इट। देखो बॉडी जो एरोप्लेन होते हैं ना, जहाज़ होते हैं, उनकी जो बॉडी बनाई जाती है वो एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। अब क्यों बनाई जाती है, कलर के कारण बनाई जाती है भाई, कलर देख के ऐसा तो नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट देख के ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, और पॉइंट बिंदु देख के नहीं, तो वेट देख के बनाई जाती है, ठीक है। क्योंकि हमें देखो, हमें एरोप्लेन का जो वज़न है, वेट है, वो कम करना है, तभी वो सही से उड़ पाएगा। और एल्यूमिनियम में थोड़ा वज़न कम होता है, बाकी उसमें यात्री भी बैठे होते हैं, उनका भी वेट हो जाता है, तो सारी चीज़ें देख के बनाया जाता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, ठीक है, ये एरोप्लेन, एरोप्लेन की जो बॉडी होती है वो एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन क्या है। जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचारित होती है उसे क्या कहते हैं। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, जिससे मुझे पता चलेगा कितने लोगों ने वीडियो देखा है और कितने लोग समझ रहे हैं। देखो ये मैं आपको समझा दूँ, सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, सूर्य, और जिससे क्या है, किरणें आ रही हैं नीचे, ठीक है। ये कोई इंसान खड़ा है भाई, कैसे बनाऊँ, ठीक है, ये इंसान खड़ा है, ये कोई इंसान खड़ा है, तो ये जो किरणें इसके ऊपर पड़ेंगी वो चालन के द्वारा पड़ेंगी या फिर विकिरण के द्वारा पड़ेंगी या संवहन के द्वारा पड़ेंगी, मतलब इंडक्शन होता, कन्वेक्शन होता है, कंडक्शन होता है, ठीक है, और इंडक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें बताना कि जो किरणें होती हैं, और रेडिएशन होता है, ठीक है, रेडिएशन। तो चालन हो गया या फिर विकिरण हो गया, विकिरण हो गया, रेडिएशन हो गया,
कंडक्शन हो गया, चालन कंडक्शन, और संवहन हो गया वो कन्वेक्शन हो गया। तो बताना किसके कारण होती है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी लोगों को, ठीक है, जिन लोगों ने देखा है और समझा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर लेकिन लास्ट में जाते जाते आपको सभी लोगों को क्या करना है, भाई मेहनत लगती है, देखो इंटरनेट भी खर्च होता है मेरा, PDF भी मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपकी हेल्प हो सके, जितने भी लोग ITI वाले हैं। और तो सबसे उम्मीद रहती है कि भाई चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। उम्मीद रहती है कि भाई सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, एक लाइक दे देना उसको, जिससे कि उसका रैंकिंग बढ़े, ठीक है। और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक दे दी गई होगी, ठीक है, नीचे डिप्लोमा वालों की अलग है, ITI वालों की अलग है। तो ITI वाले जो हैं स्टूडेंट, वो ITI वाले की टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। सभी लोग ध्यान रखना, जो वीडियो नंबर है वो 6 आएगा नेक्स्ट बार।